47 और उसी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण चर्चा। राजभूषण चौधरी जी जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उनका भी स्वागत है। ये चर्चा चूंकि अब हम लोग शुरू कर चुके हैं तो थोड़ा निवेदन करेंगे कि थोड़ा जरूर इस चर्चा को भी सुना जाए। हमारे सहयोगी राधे श्याम जी हैं, वो खुद भी फिल्म मेकर हैं और साहस भी कभी बहुत ही के कम से कम 400-500 एपिसोड इन्होंने लिखे और अभी कवन कसूर एक मूवी बनाई है जिसको अभी हम लोगों ने रिलीज नहीं किया है। उसको प्रोड्यूस भारत एक्सप्रेस और हमारे सहयोगी सुदेश तिवारी जी और राधे श्याम जी, हम तीनों ने मिलकर कर दिया। तो वो मूवी भी काफ़ी अच्छी बनी है। जिसने देखा, मैंने भी देखा, बहुत ही अच्छी बनी है। उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। और अनिल शर्मा जी से बहुत लंबे समय बाद मेरा देखना हो रहा है, बहुत समय बाद। मुझे याद है कि दिल चाहता है और गदर एक ही साथ एक ही दिन रिलीज हुई थी और महालक्ष्मी की फेमस स्टूडियो में तब मैं सहारा का चीफ ऑफ ब्यूरो होता था, राष्ट्रीय सहारा अखबार का, तो मैंने एक ही दिन दोनों मूवीज को देखा था बैक टू बैक। गदर और लगान है? गदर और लगान, हाँ जी, 15 जून 2001। तो दोनों मूवीज को एक ही साथ एक तरीके से देखने का मुझे मौका मिला था उस टाइम में। तो एक लंबी यादें हैं। और मैंने बोला कि आपके बेटे ने जो जीनियस मूवी में काम किया, वो मूवी मुझे बड़ी पसंद है। उसका जो प्लॉट है, उसकी जो कहानी है और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला सवाल अनिल शर्मा जी से ये रहेगा कि गदर मूवी ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए और कैसे लोगों के जीवन पे प्रभाव डाला। हम लोग तो देखते हैं आम जीवन में, वो हैंडपंप की कहानी से लेकर के और वो डायलॉग कि क्या एक मुहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये जो मूवी को आपने बनाया, तो मूवी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे वो मूवी बनी? हालांकि इस पे चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन लोगों की स्मृतियों पे धूल जम जाती है एक समय तक, एक समय के आने तक। उस धूल को कई बार हटा करके नई मेमोरी बनानी पड़ती है। बॉर्डर 2 भी आई, लेकिन गदर 2 भी आई, लेकिन मैं मानता हूं कि गदर 1 में जो एक रिदम था, जो लय था, जो भाव था, जो अभिधा थी, जो लक्षणा थी, जो व्यंजना थी, मतलब क्या भाव नहीं थे जो उस मूवी में नहीं थे। तो मैं चाहूंगा कि गदर से लेके गदर 2 तक, और मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य भी परेशान हुआ है इस बीच में, तो इस पर भी चर्चा थोड़ा सा जरूर करेंगे कि बंबई कितना उछालती है, कितना ऊपर ले जाती है और कितना जो है एक तरीके से कभी कभी तकलीफ भी देती है। और सबसे ज्यादा टोल मैं देखता हूं कि बंबई में सफल इंसान के हेल्थ पे आता है। इस पर चर्चा करेंगे कि वो क्यों आता है। लेकिन गदर से लेके गदर 2 तक के सफर के बारे में और गदर 1 इतनी ग्रेट सक्सेस कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा जरूर दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस अच्छी ऑडियंस के बीच में यहाँ बैठा हुआ हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर। और अब रही बात गदर 1 की, क्या होता है कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मथुरा से मुंबई तक का एक सफ़र जो हुआ, तो बहुत सारे सपने, बहुत सारी दुनिया लेके मैं मथुरा से मुंबई गया था। मेरे पापा वहाँ थे जब मैं 15-16 साल का था। मथुरा, होली गेट, होली गली के अंदर खेलने वाला बच्चा कैसे फिल्म लाइन में पहुँचे, कैसे क्या करे। और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी उन दिनों, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े। तो एक ही ख्वाब, एक ही सपना था कि कैसे कुछ ऐसा करें हम जीवन में, कैसे कुछ करें ऐसा हम अपने जीवन में कि हमारा नाम भी कुछ अच्छे डायरेक्टरों के बीच में आ जाए, हमारी भी कोई जगह बन जाए। तो बस उस जगह बनाने के प्रयास में हम काम करते रहे और करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, इतनी सी बित्ते भर जगह अपनी थोड़ी सी तो बन पाई है, लेकिन अब इस जगह को और भी आगे लेके जाना है। गदर 1 हुई, गदर 2 हुई, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जीनियस भी आप ही की मूवी है। जीनियस हुई और अभी बनवास आई थी। तो बहुत सारी चीजें होती रही, अपने थी, हुकूमत थी, ऐलान जंग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सफर होते रहे। ईश्वर ने बहुत कृपा की और ठीक है। कितना वर्ष पूरा किया आपने बॉलीवुड में, बंबई में? बहुत बरस गुजार दिया। मैं आया था 21 बरस की उम्र में, मैंने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, लिखी थी, प्रोड्यूस की थी। बस हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, बस हो गया। ईश्वर की कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था और थोड़ी बहुत मेहनत भी थी, हो गया। अब आपने पूछा गदर 1, तो क्या हुआ था
कि जिंदगी की एक चीज क्या होती है कि जब पानी की लहरें जब आपको पीछे फेंकती हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं। ये लाइफ की एक बड़ी सी बात होती है। तो मैंने जब पहली फिल्म बनाई श्रद्धांजलि, उसके बाद 6, 7, 8 फिल्में मेरी लगातार चली। उसके बाद 3-4 साल मैंने काम नहीं किया और मुझे एक स्टूडियो बनाना था, बहुत कुछ करना था, बहुत सारे एम्बिशंस थे। यूनिवर्सल स्टूडियो जैसा स्टूडियो बनाना था। मैंने 4-5 साल फिल्म नहीं डायरेक्ट की, बहुत यंग था मैं, तो तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। बहुत यंग उम्र में 7 फिल्में लगातार हिट हो गई। मथुरा से आने वाले बच्चे की, और वो हो गया। कौन सी मूवी थी सर, एक बार अपना? श्रद्धांजलि, बंधन कच्चे धागों का, हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, फरिश्ते, माँ। तहलका भी कमाल की मूवी थी, मेरी हाँ, पसंद है। तो हुकूमत भी बहुत अच्छी मूवी हाँ, थी। तो ये सब पिक्चरें होती गई। उस वक्त सोचा कि मैंने एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना है, यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे स्टूडियो बनाना है। कुछ बहुत सारी फंड की बात हुई, बहुत अमेरिका, लंदन, जापान, कहाँ 4-5 साल में घूमता रहा, होता रहा। 4-5 साल फिल्म नहीं डायरेक्ट की। उसके बाद उन 5 सालों में दुनिया तो बहुत तेजी से बदलती है, आप जानते हैं। हर दिन हर बिल्कुल। पल बदल रहा है। लोगों को आज लग रहा है आज दुनिया बदल रही है, आज नहीं, दुनिया हर दिन हर पल बदलती है। जब सुबह होती है तो कुछ नई दुनिया आती है। उस दुनिया के साथ आप नहीं चलोगे तो पीछे होते ही चले जाओगे। तो 4-5 साल में ये सब हुआ और बहुत सारे नए नए स्टार आ गए। शाहरुख आ गया, सलमान आ गया, आमिर आ गया। उन 5 साल जब मैंने फिल्म नहीं डायरेक्ट की, फिर मैंने एक फिल्म बनाई गोविंदा के साथ, महाराजा। वो मेरी पहली फिल्म थी जो उतनी सफल नहीं हुई, और पर ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं हुई कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे चाहिए था कि जब पानी की लहर आपको पीछे फेंकती है ना, तो तभी आपको आगे डबल आगे बढ़ने की ताकत आपके अंदर आती है। जिंदगी का यही एक उसूल है जीवन जीने का, जो आपको जब शेर को जब शिकार करना होता है तो 2 कदम पीछे ही जाता है, बिल्कुल, तभी छलांग बनती तभी है। छलांग बड़ी होती है। तो मुझे लगा यार ये नहीं हुई, तो मुझे तो हमेशा ये लगा कि रास्ते के पत्थर को सीढ़ी बना लो। तो ये फिल्म नहीं चली है तो हाँ, मुझे तो हमेशा यही लगा कि रास्ते के पत्थर को सीढ़ी बना लो। तो बस जब ये फिल्म नहीं चली तो मुझे लगा कि यार अब तो कुछ करना ही है। मेरी फेवरेट फिल्में थी मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले। कुछ ऐसा करना है कि कहीं ना कहीं उनके बगल में नहीं तो उनके कहीं आसपास आके खड़ा हो जाऊं। क्या बात है। तो बस वहां से ही गदर और की कहानी आई। गदर बड़ा मेगा बजट मूवी रही है। तो गदर पहली कॉर्पोरेट फिल्म थी, फर्स्ट कॉर्पोरेट फिल्म जी, थी। कितना बजट पहुंचा था जरा ये? उसमें 15-16 करोड़ रुपया लगा था, और पहली फिल्म थी जिसमें स्पॉट बॉय को भी चेक से पेमेंट हुआ था। उस जमाने में कैश में, चेक में, दोनों में काम हुआ करते थे। जी ग्रुप के साथ आपका जी ग्रुप के साथ फिल्म थी। तो एक हर हमने स्पॉट बॉयज तक के भी अकाउंट खुलवाए। हमने कहा बिना कैश का 1 रुपए का पेमेंट नहीं जाएगा। वो पहली फिल्म थी, और कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्चुअली शुरुआती गदर है। गदर है, बिल्कुल। गदर से मैं पिक्चर थी वो। जी। तो हमने क्या किया गदर में, हमने कहा कि क्या चलेगा संसार में, क्या चलेगा। मैं एक बात इसलिए ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना गदर वर्ल्ड में क्या हुआ, नहीं, ग्रेट सक्सेस है। मैं तो अपने लाइफ तो में ग्रेट मुझे मूवी एक ही मानता चीज हूं। समझ आई कि इस देश में 2 ही चीजें हैं जो भारत के ब्लड में है, एक रामायण और एक महाभारत। इनसे आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि बचपन में मैं मथुरा में रहता था, मेरे ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजर थे। तो 14-15 साल की उम्र में मैं तो भागवत की कथाएं कह देता था। भागवत की कथाएं ऐसे मेरे ग्रैंडफादर बैठा देते थे, और मैं 200-200, 500-500 लोगों के बीच में भागवत की कथाएं कह देता था, और लोग रो पड़ते थे। और मैं उसमें साइंस और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो सब डाल दिया करता था। कण कण में भगवान, ये मैं कुछ अपने स्टाइल की कथा कहता था, वो अपने तरीके से। राइटर तो आप कमाल के हैं ही, जो रोमांस कर दे, रोंगटे खड़ा कर दे, भाव जगा दे, तो है ही। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक ऐसी कथा बनाते हैं कि राम सीता को लंका से लेके वापस आए, और लंका तो पाकिस्तान से बेहतर आज के दौर में कोई हो ही नहीं सकती थी एक कलाकार उस कहानी के रूप में। वैसे भी सबको मालूम है मैं क्या बोलूं। तो मैंने जब मैंने कहानी बनाई, हाँ पाकिस्तान का नाम लिया। हाँ तो गदर थी पाकिस्तान। तो जब कहानी का बेस वहीं से चुना उन्होंने। बेस ये था कि राम और सीता को लंका से लेके आएंगे, तो आज का दौर में अगर रामायण लिखी जाएगी तो क्या होगी, तो वहां से पाकिस्तान से लेके आएंगे। और ये कहानी अगर मैंने बना दी तो लोगों को लगेगा नहीं कि मैं रामायण कर रहा हूं, लेकिन ये ब्लड में है, ये लगेगा कि हाँ बस यही है। और वही रीजन बना उसका। अनिल जी, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि सामने अगर
किसी दूसरे निर्माता की बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जी तो जो दूसरा निर्माता है वो उसी डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने से परहेज करता है। जी और करना भी लगान चाहिए। अनाउंस हो गई थी, मेगा स्टार मल्टी स्टार और बड़ा बजट था, इंग्लैंड से टीम आई थी और बड़ी चर्चा थी जी। कि ऐसी फिल्म आशुतोष गौरी का और आमिर खान जैसा प्रोड्यूसर था। लगान के ही दिन आपने गदर को रिलीज करने का निर्णय लिया। फिल्मों को लेकर के निर्माता और निर्देशक लगातार सशंकित रहते हैं, वो श्योर नहीं होते कि फिल्म का रिजल्ट क्या होगा। तो क्या आप एकदम निश्चिंत थे अपनी फिल्म को लेकर के? आपने लगान के पैरेलल ही रिलीज किया? देखिए क्या होता है, मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूं फिल्म की सफलता असफलता का। मंत्र वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन कम से कम मैं वो अप्लाई करता हूं। कई बार सफल भी हो जाता हूं, 80 दफे सफल हुआ हूं, 10-20 दफे असफल भी हुआ हूं, 10-15-20% असफल भी हुआ हूं। जिस दिन कथा आपके दिल में आती है और आपको लगता है कि ये कथा राइट है और ये कनेक्ट कर रही है आपको, जो फिल्म आपको कनेक्ट करेगी वही भारत में हर व्यक्ति को कनेक्ट करेगी, क्योंकि आप भारत का हिस्सा है। भारत में 3-4 तरह के दर्शक हैं, 3-4 तरह के दर्शक हैं। एक आम दर्शक है जहां के मोदी जी का साम्राज्य है, जहां से मोदी जी जीतते हैं, वो भारत है। वो भारत अंदर का भारत है, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, छोटी छोटी दुनिया का एक भारत है। एक भारत है जो कि साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, वो एक भारत अलग भारत है। वो भारत तो वोट डालने भी नहीं जाता, वो भारत फिल्म देखने भी नहीं जाता। वो भारत अगर सामान खरीदता है तो अमेरिका से खरीद के लाता है, लंदन से खरीद के, यहाँ की दुकान से खरीदता भी नहीं है, यहाँ के मॉल पे जाता ही नहीं है। तो वो एक अलग भारत है। एक भारत बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का भारत है। वो इंटेलेक्चुअल लोगों का भारत है, वो खरीदारी करता ही नहीं है, ना यहाँ खरीदारी न करता, ना वहां खरीदारी करता। 2 कपड़े पहनता है, 200 साल तक उसी को चलाता है। वो आपका बायर नहीं है, ना वो आपकी फिल्म देखेगा, वो बुक्स देखेगा, वो चीजें देखेगा। वो इंटेलेक्चुअल भारत है, वो भारत अलग है। अब हमको जो फिल्म बनानी है एज ए फिल्म मेकर, मैं चूंकि मथुरा की गलियों में पला बड़ा हूं, तो मैं वो भारत हूं जो भारत की गली गली, गांव गांव में है, जिसके अंदर भारत पूरी तरह से बसा हुआ है। जो व्यक्ति रामायण, महाभारत और अपने सारे वेद पुराणों और वहां से निकल के और अपने पारिवारिक संस्कारों से निकल के जो निकला है, मेरे अंदर वो भारत है। तो अगर मैं अगर फिल्म को कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो मुझे लगता है वो भारत का हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए जब भी मैं फिल्म बनाता हूं, जब भी मैं कोई चीज करता हूं, जब गदर मुझे लगा था, जिस दिन गदर बनी थी, मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा था कि ये भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। ऐसे ही जब गदर 2 आ रही थी, आप पूछे, जी वालों ने बोला भी है, मैंने रिलीज से 3 वीक पहले इनको मेल भेजा था कि ये पिक्चर 500 करोड़ क्रॉस करेगी, और उनको लगता था ये तो 100 भी नहीं करेगी। अनिल शर्मा की कोई पिछली पिक्चर चली नहीं, जीनियस, सनी देओल का मार्केट नहीं है, ये फिल्म इन सब से नहीं चलती है। ये सब फालतू की बातें हैं, ये अनसक्सेसफुल लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इसका मार्केट नहीं है, इसका मार्केट है। फिल्म सिर्फ कंटेंट पे चलती है, वो कंटेंट जो पूरे संसार को जोड़ता हो, पूरे भारत को जोड़ता हो। बिल्कुल। अरुण बख्शी साहब भी साथ में है। राधेश्याम जी, चूंकि आप बहुत डीप पेनिट्रेशन रखते हैं, इनके ये फिल्मों में हीरो की तरह तो नहीं, लेकिन फिल्मों में किरदार की तरह मुझे लगता है कि सर, इन्होंने मेरी एक फिल्म में सीन किया था, क्या तालियां पड़ी थी। हाँ, और मुझे लगता है कि जब मैं बच्चा था, मुझे लगता है तब से मैं आपको देख रहा हूँ, जब छोटा था बहुत तब से। तो कितनी 100 फिल्में कर डाली सर आपने? आप अभी भी बच्चे ही हैं सर। हाँ बिल्कुल, मैं यही रहना चाहता हूँ। छोटे हैं हमारे। इससे बड़ा कोई रिवार्ड पुरस्कार हो नहीं सकता। जब पिता का कद बहुत बड़ा हो, पिता की छाया में बच्चा क्या चैलेंज महसूस करता है अपनी पहचान बनाने का? क्योंकि आपके पिताजी बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो क्या चैलेंज था, और सर कितनी मूवी आपने कर डाली? सर, हमारा एक ऐसा शहर है जिसका नाम मुंबई है, वहां पीछे मुड़ के देखना मना है, और उसकी रफ्तार बड़ी तगड़ी है। सवेर ऐसे निकल जाती है, दोपहर पता नहीं हाथ से फिसल जाती है, शाम तो पता ही नहीं लगता, और रात का तो आपको पता ही है कितनी लंबी होती है। ये विकसित भारत जो है 2047, इसके लिए मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। हमारी बारी में आप अपना मोबाइल देख रहे हैं सर? इतनी देर में आप बोल रहे थे और हम सुन रहे थे सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। आई डोंट नो कि विकसित भारत 2047 और यंगिस्तान दोनों को मिला दिया जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यंगिस्तान? हमारे शहर में थकना मना है। आई रिपीट, हमारे शहर मुंबई में थकना मना है और बुढ़ा होना जुर्म है। विकसित भारत को ये दो चीजें चाहिए। यहां पे बिल्कुल थकना मना है। और मैं आपसे गिला है कि आज हिंदुस्तान के चारों तरफ देखिए कितनी टेंशन है। आज हम कितना कॉन्क्लेव कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। उसके लिए एक बंदा जिम्मेदार है जिसकी डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को जीत कर रखा है, पूरी दुनिया को। आपको लगता नहीं कि उसके लिए आधे मिनट की ताली होनी चाहिए? ये इलाका तो एकदम से रेगिस्तान है, यहां पे ताली मारना मना है। आधे मिनट की ताली मिस्टर मोदी के लिए होनी चाहिए और उनकी टीम के लिए होनी चाहिए। आज देखिए आज का हाल क्या है। ये मिडिल ईस्ट जो अपने आप को पूरी तरह से विकसित समझती थी, ये पूरी तरह से समझती थी कि हम तो इनविंसिबल हैं। आज वहां पे गोलाबारी चल रही है और हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। इसके लिए क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता है? आज की डेट में यही विकसित भारत है। और ऐसी शख्सियत की हमारे शहर ने हमको ये सिखाया है कि अच्छे काम की फौरन से पेशतर तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो ये तारीफ जो है, क्या बात है, क्या बात। ये तारीफ उस प्राइम मिनिस्टर की है। मैं उनसे मिला हूं एक बार, 1 घंटा और 50 मिनट में। और मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो बताइए, बिल्कुल बताइए। हम प्लेन में इकट्ठे ही बैठे थे, ये 2014 की बात है। ही एंटर्ड, हाथ जुड़े थे, नमस्कार किया उन्होंने, बैठ गए। मैं उनकी साथ वाली सीट में बैठा था। अचानक मुझे लगा कि इनको कुछ प्रेजेंट देना चाहिए। मैंने एक पेपर मंगवाया, पेन मंगवाया। मेरी मेमोरी में जो अच्छे शेर थे 4-5, मैंने वो लिखे और वो उनको, मैं कहा सर, बोले मैं तो आते ही नमस्कार किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा नहीं सर, नमस्कार भी करूंगा, पांव भी छूंगा, लेकिन ये शेर आपके लिए। ही इज बीइंग मोदी साहब। पीएम बने उसके बाद? नहीं, पीएम से पहले। पीएम से पहले ही बोला, आपके शेर देने के बाद पीएम बने, भाई तो कह रहा हूं जी। क्योंकि पीएम रेगुलर प्लेन में तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते, प्रोटोकॉल करवा ही नहीं सकता। वो 5 शेर रिस्पॉन्सिबल थे उनको पीएम बनाने में। तो उन्होंने कहा कि आप हमको क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए, बिकॉज यू आर ए सर्वाइवर। आप गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, सेंटर में जो थी सरकार बदली, आप फिर रहे सीएम, वहां फिर पीएम बदला। तो वो शेर कुछ ऐसा था, पहला शेर इरशाद कर रहा हूं सर, कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, दुनिया की खबर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। वाह, क्या बात है इरशाद, शेर मुकम्मल हुआ। रात ही रात है बाहर कोई झांके तो सही, रात ही रात है बाहर कोई झांके तो सही, यूं तो आंखों में सभी ख्वाबे सहर रखते हैं, हमसे इस दर्जा तगाफुल भी न बरतो साहब, हमसे इस दर्जा तगाफुल भी न बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते। वाह, तगाफुल शब्द मोदी जी सुनते रहे, मोदी जी इसको तल्लीनता से सुनते रहे। बोले गुजराती आवड़ी छे? मैं कहा सर थोड़ी थोड़ी आवड़ी छे, बाकी आप समझा देंगे। उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाला एक पेपर, एंड ही इज ए शायर ऑल्सो, जो 1 घंटा 50 मिनट में मेरी मुलाकात प्लेन में हुई थी। मैं समझ गया राइमिंग स्कीम उनकी बड़ी अच्छी है, और जो बोलते हैं रदीफ काफिया पूरा मिलाते हैं।
एंड उन्होंने गुजराती में कुछ शायरी सुनाई, 3-4 शेर, एंड उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस और हमारे शायरी का जो था, ये मेरा लिखा नहीं था, उनका एक जैसा था। उसके बाद बोले कि थैंक यू वेरी मच, और मैंने उनसे ये कहा कि सर ये शेर अगर कहीं किसी जगह पे आप बोलें, आप अपनी किसी भी, अभी आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं तो ताली मिल जाए तो एक आध पान खिला दीजिएगा सर किसी भी शहर का। तो दैट वाज द ओनली मुलाकात जिसमें उन्होंने उसके बाद विकसित भारत 2047 किया है। 100 साल की प्लानिंग होनी हमारे चाहिए। एडिटोरियल की टीम अगले गेस्ट के टाइम का इशारा कर रही है। बिल्कुल। तो इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा हमारा सेशन कितना छोटा कर दिया इन छोटा लोगों नहीं ने। हुआ, सेशन आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। बहुत बढ़िया है, आधा घंटे से इनकी ऊपर जो हो गया। आवश्यकता गेस्ट की उतना फहरिस्त करेंगे, सर। लंबी है और कई और सारे लंबा लोगों यहाँ को कर अभी भी दे तो बोलना क्या है। इनको जितना तो रखना ये है उतना हमारी ही मजबूरी रखेंगे। है, हाँ। इसको अन्यथा न ले आप। सर जाते जाते एक शेर सुना रहा हूं मैं आपको, आपके लिए। खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसती बहुत है। खुदा इस महफिल को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसती बहुत है। मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। थैंक यू भारत एक्सप्रेस, गॉड ब्लेस, रब रखा। आपके शेर के जवाब में साहिर साहब का एक शेर है। वैसे मैं भी एक शेर अभी कल नहीं 8 तारीख को लिखा, तो 8 ही तारीख है, ठीक है। सेशन लंबा कर दे। तो नहीं सेशन लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कि यूं तो स्टूडियो में हम सब आपसे विस्तार मुहाजिर से हैं। बात करेंगे हम लोग। यूं तो हम सब मुहाजिर हैं, ये मेरा शेर है। यूं तो हम सब मुहाजिर हैं, जहां के थे वहां के हैं नहीं। यूं तो हम सब मुहाजिर हैं, मुहाजिर का मतलब ट्रेवलर भी होता है, और मुहाजिर उन मुसलमानों को कहते हैं जो भारत से बंटवारे में पाकिस्तान गए थे। तो इन अर्थों में लिखा मैंने कि यूं तो हम सब मुहाजिर हैं, जहां के थे वहां के हैं नहीं। और एक शेर आपने तंज भरा कहा, तो एक तंज भरा जवाब मैं भी आपको दे देता हूं। क्या हुआ अगर मेरे यारों की जुबानें चुप हैं, मेरे शाहिद मेरे यारों के सिवा और भी हैं। शाहिद का मतलब गवाह होता है। अब हमारे चेयरमैन अतिथियों का स्वागत करेंगे। सीएमडी सर सम्मानित करेंगे और उसके बाद एक और शानदार सेशन, और ये सेशन भी बहुत ही खूबसूरत सेशन था क्योंकि इसमें फिल्म जगत की बात हुई, शेर व शायरी, एक हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई, लेकिन लक्ष्य पर सबकी नज़र, और वो है 2047 विकसित भारत का। और इसके बाद हमारे बीच अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ ही साथ एक अगला सेशन जो कि उनके साथ होने जा रहा है, और हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और इसके बाद आपसे बातचीत, और आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जो 2047 का जो लक्ष्य है उसको पूरा कैसे करने वाले हैं, उसमें हर किसी का क्या योगदान रहेगा, आम से लेके खास तक का। तो अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री।